नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। करौंदा की सफल बागवानी पर तकनीकी सलाह। अरहर की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत से किसान भाई कई तरह की बागवानी करते हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। तो इस समय प्रदेश में बागवानी से जुड़ी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके लिए देखते हैं कार्यक्रम का यह अंश। साथियों, करौंदा का जो फल है ये सीधे प्रयोग नहीं किया जाता है और करौंदे के फल को प्रोसेस करके इसका प्रयोग करते हैं। करौंदे की चटनी या करौंदे की कैंडी, करौंदे का मुरब्बा ये काफ़ी प्रचलित है लोगों में और इसका हमारे देश से बाहर भी इसको प्रसंस्कृत करके इसके मुरब्बे या कैंडी का जो है निर्यात भी किया जाता है। जहाँ तक इसके प्रजाति की बात है, करौंदे की दो मुख्य प्रजातियां हैं और ये दोनों अपने फल के आकार के नाम से जानी जाती हैं। एक हरा करौंदा होता है, इसका फल जब शुरू में निकलता है तो उस समय हरे रंग का होता है। इसकी साइज थोड़ा सा आकार बड़ा होता है। और दूसरा अमेरिकन लाल सफ़ेद के नाम से जाना जाता है करौंदा और यह प्रजाति लाल सफ़ेद रंग की होती है और इसको हमारे किसान भाई जो प्रसंस्करण किया जाता है मुरब्बे के रूप में, तो ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो मुख्य प्रजातियां करौंदे की हैं और इसको हम बाड़ के रूप में या फसल के रूप में रोपण करके इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन पूरी करौंदे की खेती के रूप में जब इसको हम वो करते हैं और जब उसकी दूरी हम 2 मीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर तक रखते हैं तो वहाँ पर जो इसके गड्ढे की खुदाई हम करते हैं वो करीब 2 फीट आकार का इसका हम गड्ढा खुदाई करते हैं और जैसा इसमें ऊपर की आधी मिट्टी को भी हम खोद करके फैला देते हैं और इससे प्रायः जो इसमें अगर हमारे पास समय है तो मई जून में ही गड्ढे की खुदाई कर लेनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम इन गड्ढों की भराई, ऊपर की आधी मिट्टी और सड़ी हुई गोबर खाद मिलाकर इसकी भराई कर देते हैं। उसके बाद हम पौधों का रोपण, जब बरसात हो जाती है उसके बाद हम पौधों का रोपण कर देते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढे की खुदाई नहीं की है और आपको रोपनी करनी है तो उस दशा में अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। और ज्यादातर करौंदे का जो प्रसारण है, जो इसके पौध तैयार किए जाते हैं, बीज से ही तैयार किए जाते हैं। प्रचलन में सबसे अधिक जो है बीज से ही तैयार किए जाने की परंपरा है। बीज से तैयार किए जाते हैं और उन पौधों को ला करके हम इनका रोपण कर देते हैं। किसान भाइयों, करौंदे का जहाँ तक रोपण का प्रश्न है, करौंदे को हम अपनी लगी हुई बाग या हमारे जो भी खेत हैं उसके लाइव फेंसिंग या हरित बाड़ के रूप में भी इसका रोपण कर सकते हैं और इसको हम अगर 5-5 फीट की दूरी पर अपने खेत के चारों तरफ इसको लगा दें तो कुछ समय में ये एक बाड़ के रूप में तैयार हो जाएगा। क्योंकि करौंदे के पेड़ में कांटे भी होते हैं तो कोई भी जानवर इसको जो है नुकसान या नहीं कर पाते हैं और इसको पार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है जानवरों से सुरक्षा होती है हमारे खेत की या बाग की। बहुत से किसान भाई इसको बाग के रूप में भी लगाते हैं, जहाँ पर हमारे किसान भाई विशेष रूप से उसका केवल करौंदे के फल के लिए ही खेती करते हैं तो वहाँ पर इसको वो एक दूसरे से दूरी को थोड़ा सा बढ़ा करके वो वहाँ पर रोपण करते हैं।
तो करौंदे की दूरी 1.5 मीटर की दूरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की रखी जाती है। लेकिन जब हम इसको पूरे खेत में लगाने की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 से 2.5 मीटर या 3 मीटर तक इसकी दूरी एक दूसरे से हम रखते हैं। तो इस प्रकार हमारा करौंदा जो है ये उसका विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, करौंदा पौधे की रोपाई के बाद आप बाग में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। रोपण करने के बाद इसकी सिंचाई कर देते हैं। करौंदे की बढ़वार थोड़ा धीमी गति से होती है, तो इनको हम अगर पोषण देते हैं तो ये बढ़ते हैं और 3-4 साल बाद इसमें फल आनी शुरू हो जाती है। पोषण देने के लिए हर वर्ष जब हम फसल के रूप में इसकी खेती कर रहे हैं तो 10 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति पौध की दर से और 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक जो है नाइट्रोजन और करीब 15 से लेकर 20 ग्राम तक फास्फोरस और करीब 25 ग्राम पोटास की मात्रा तत्व के रूप में हम इनको प्रतिवर्ष देते हैं। और जिस समय करौंदे के फल बढ़ रहे होते हैं, ये 2 बार में इनको अगर हम इनकी पूर्ति कर देते हैं तो इसमें जो है करौंदे के फसल की बढ़वार अच्छी होती है और जो फल लगे रहते हैं उनका भी बहुत ही अच्छा जो है आकार हो जाता है। उसकी तोड़ाई करके हम उसकी बिक्री कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। एक तरफ देश में कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुटे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जहां एक तरफ पूरा विश्व सिहर उठा है तो वहीं किसान इस दिनों अपनी खरीफ फसल की तैयारी में लगे हैं। तो खरीफ फसलों की जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, खरीफ का मौसम शुरू हो गया है और आज हम खरीफ की मुख्य दलहनी फसल अरहर के बारे में जानकारी देंगे। अरहर खरीफ की मुख्य फसल होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली फसल है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी जाति का चुनाव आवश्यक है और यदि जाति में अच्छी उपज देने की क्षमता होगी तभी किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते। जहाँ तक अरहर की बात है तो 3-4 किस्म प्रमुख रूप से ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें जवाहर अरहर 4, आशा और जवाहर अरहर 189 ये वैरायटियाँ हैं जो कि करीब तकरीबन 180 से 200 दिन में पक के तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन की संभावना बनती है। किसान भाइयों, खरीफ अरहर की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन और तैयारी करते हुए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसकी उत्पादन की तकनीक की बात करें तो जहाँ तक भूमि का चुनाव है तो अरहर हल्की दोमट जमीन अरहर की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जल का निकास इसमें बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी, क्योंकि दलहनी फसल है। जहाँ तक बात खेत की तैयारी की है तो यदि ग्रीष्म में गहरी जुताई ना की हो तो 2 बार कल्टीवेटर और 2 बार उसमें क्रॉस डिस्किंग करके पटिया चला के खेत को समतल बना के अरहर की बोनी कर सकते। इसके बाद उर्वरकों की बात अपन करते हैं। जहाँ तक उर्वरक की बात है, चूँकि ये दलहन कुल की फसल है इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल गांठें बनने तक के लिए एक स्टार्टर डोज अपन जिसको कह सकते हैं, प्रारंभिक मात्रा नाइट्रोजन की 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देना अति आवश्यक है।
जहाँ तक स्फुर और पोटाश की बात है तो 60 किलो स्फुर और 20 किलो पोटाश आवश्यकता होती है। पूरी मात्रा नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश की बिजाई के साथ साथ ही खेत में दी जाए। जहाँ तक स्फुर और पोटाश की बात है तो इसको कोशिश किया जाए कि ये बीज से कम 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे गहराई में जाए, ताकि जब पौधा अंकुरित हो, जड़ बने, तो जड़ सीधे संपर्क में आए और इसकी पूरी की पूरी मात्रा पौधे द्वारा अवशोषित की जाए। अरहर की खेती के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरीके से की जाती है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। अरहर की फसल की चर्चा जिस प्रकार से अपन कर रहे हैं, उसके तहत इसको किस प्रकार से बोना है और बोते समय बीज दर क्या रखना है, बीजोपचार कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं आपको देने की प्रयास करूंगा। सबसे पहले अरहर की फसल जब बोएं तो जो बीज दर है वो जातियों के हिसाब से है। यदि अच्छे बोल्ड सीडेड अगर जातियाँ हैं तो उसमें कम से कम 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर, और जो कम यानी जो बारीक बीजें हैं उनको अगर 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जाए तो एक अच्छा पौध संख्या प्रति हेक्टेयर हमको मिलेगी, जिससे कि अच्छे उत्पादन की कल्पना। जहाँ तक बीजोपचार की बात है तो बीजोपचार के लिए यदि थायरम 2 ग्राम और कार्बनडाजिप 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से यदि अपन बीजोपचार कर दें तो इससे आने वाली फसल को अपन विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित दोनों प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से अवश्य बीज को उपचारित करें, क्योंकि राइजोबियम कल्चर एक ऐसा माध्यम है जो कि आने वाली कुछ दिनों के बाद गांठों की संख्या बढ़ाता है और जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। इसलिए राइजोबियम कल्चर से भी ट्रीट करें। 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलो बीज के हिसाब से यदि अपन उपचार करें तो इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जहाँ तक अरहर की बुआई की बात है तो चूँकि दलहन कुल की फसल है और खरीफ में उगाई जाती है, इसलिए किसान भाई समतल खेत बनाने के बाद यदि संभव हो सके तो अरहर की बिजाई रेज बेड पे करें, ताकि अधिक पानी गिरने पर भी जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से फरों के द्वारा बन सके। जहाँ तक कतार से कतार और पौधे से पौधों की दूरी का सवाल है तो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। जहाँ किसान भाई देखते हैं कि अपन ऐसी जातियों का चुनाव करें जो कि फैलाव जिसमें कम हो, तो वहाँ कतार से कतार की बोनी 75 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर तक। जहाँ तक गहराई की बात है तो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज डले, जिससे कि बीज में ऊपर मिट्टी का अच्छे से अच्छे तरीके से कवरेज मिले और पूरी तरीके से बीज को खेत में जमने के लिए मौका मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है उदयपानी, जिला रायपुर से भानु प्रताप सिंह ने। आप दुधारू पशुओं के बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो भानु प्रताप जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपको विदित है ये हमारा वर्षा काल है और जैसे ही गाय जो है ब्याती है तो ब्याने के पश्चात जो सावधानियां रखनी होती हैं प्रमुखतः उनमें गाय ब्याने के पश्चात हमें गौ शिशु को सर्वप्रथम नसिका द्वार, मुख द्वार, आँख और जितने खुले हुए द्वार होते हैं उनके शरीर के, उनसे जो श्लेष्मा झिल्ली होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं,
उसे उस झिल्ली को हटाना अति आवश्यक है। तभी बछड़े बछियाँ जो है सांस लेने में उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसके पश्चात हमें उन बछड़े बछियों के शरीर को अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए, सूखे कपड़े से या सूखे बोरे से, ताकि उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। वैसे तो सामान्यतः जो गाय होती है वो बछड़े बछियों को खुद ही चाट करके बहुत कुछ जो है पोंछ लेती है और शरीर सूखा हो जाता है। इसके पश्चात हमें उनकी नाभि नाल को 2.5 सेंटीमीटर के लगभग हमें स्टेरिलाइज कैंची के माध्यम से काट करके और फिर उसमें नीचे एक धागा बांध देना चाहिए। और धागा बांधने के पश्चात एक छोटी शीशी में टिंचर आयोडीन ले लें और टिंचर आयोडीन के घोल में उस नाभि नाल को दिन में 3 बार डुबाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं वो नाभि नाल के माध्यम से गौ शिशु के पाचन तंत्र में प्रवेश करती हैं, जीवाणु कीटाणु, और उनमें बीमारी उत्पन्न करते हैं। इस तरह से बीमारियों पर रोकथाम हम ला सकते हैं। इसके पश्चात जो हमें गौ बछड़े बछियों के वजन के अनुसार जो सर्वप्रथम जो खीस होती है, जिसे कि कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है, बछड़े बछियों के एक 10वें वजन के हिसाब से आधी मात्रा प्रातःकाल के समय देना है और आधी मात्रा हमें सांध्य काल के समय देना है। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए आपको उचित मात्रा में दूध पिलाते हुए आहार और आवास व्यवस्था कैसे रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। और 5 दिवस के पश्चात उसको प्रथम माह में एक 10वां हिस्सा दूध देना है, 6वें दिन से लेकर 30 दिन तक आधी मात्रा में। लेकिन ये जो दूध हम दें, इनको दूध पिलाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल में हम लाएं वो स्वच्छ व साफ सुथरे होने चाहिए। इसके पश्चात जो है दूसरे माह में इनको जो दूध की मात्रा है एक 15वां हिस्सा करना होता है, मतलब दूध की मात्रा 2 लीटर से घट करके कम हो जाती है और वो हम पहुंच जाते हैं 1.5 लीटर। इस तरह से द्वितीय माह का आहार पोषण होता है दूध का। और 6वें से 8वें सप्ताह, मतलब 2 माह जब पूरे होने को आते हैं, तो जो बछड़े बछियों का अमाशय होता है वह 4 भागों में विभाजन होना उसका शुरू हो जाता है। उनके 4 भाग होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एपोमोजम। इस तरह से जब रूमन डेवलप हो जाता है तो रूमन डेवलप विकसित हो जाने के पश्चात उनमें पत्तियों को पचाने की क्षमता विकसित होने लगती। तो सर्वप्रथम हम दूध के साथ साथ द्वितीय माह के पश्चात हरी पत्तियों को देना शुरू करते हैं या हरे चारे को देना शुरू करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो आवश्यकता अनुसार बछड़े बछियाँ जो है हरे चारे को खाना दूध के साथ साथ प्रारंभ कर लेते हैं। 90 दिन तक जो है दूध की मात्रा पुनः हम कम कर देते हैं और 1 लीटर तक आ जाते हैं। लेकिन साथ में हरा चारे की मात्रा हम देने लगते हैं और साथ में दाना मिश्रण भी देना शुरू कर देते हैं। दाना मिश्रण शुरू में जो है कम मात्रा में दिया जाता है, 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में। धीरे धीरे इस तरह से हम संतुलित आहार उनको 3 माह तक देते हैं। तो इस तरह से हमारे बछड़े बछियाँ जो है पूरी तरह से संतुलित आहार पा लेते हैं। इसके पश्चात हमें जो है ऐसे आवास गृह में बछड़े बछियों को रखना है कि जो कि पूरी तरह नमी युक्त ना हो, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो उनमें निमोनिया या शीत जो है वो जल्दी पकड़ जाएगी और ऐसे में हमारा जो गौवत्स है वो बीमार पड़ जाए। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को परजीवियों की समस्या से बचाते हुए रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि कृमियों में भी कई प्रकार की कृमियाँ होती हैं, गोल कृमि होती है, चपटी कृमि होती है, और जब बछड़े बछियाँ बड़े हो जाते हैं 6 माह के ऊपर तो उनमें पत्तीनुमा रोग भी प्रवेश कर जाता है, जिसे हम लिवर फ्लूक इन्फेस्टेशन कहते हैं। 21 दिन जब उम्र हो जाती है बछड़े बछियों की तो हमें सब कृमिनाशक दवा के रूप में उन्हें या तो आप पेनाकुर दवाई दें या एल्बेंडाजोल दें या पाइपराजिन एडिपेट का घोल दें। तो कृमिनाशक दवा 21 दिन पे देना अति आवश्यक होता है और इसके पश्चात प्रति 3 माह की अवधि पर कृमिनाशक दवा देना 6 माह की उम्र तक अति आवश्यक है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नील हरित शैवाल धान की फसल के लिए बहुत है उपयोगी। जैविक खेती से पर्यावरण रहेगा सुरक्षित और किसानों को होगा लाभ। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।